नमस्कार, मैं हूं नितेश कुमार बढ़ाना और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल स्वामी न्यूज़ अजमेर। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं खबरें। स्वामी न्यूज़ के द्वारा लोगों को लाइव योगा सिखाया जा रहा है। इसी के तहत योगाचार्य हेमंत द्वारा आगामी योग दिवस पर दर्शकों को विशेष जानकारियाँ दी गई। इसके हमने आपको 2 अभ्यास बताए, इन दोनों अभ्यासों को करना चाहिए। वापस आ जाएं, रिलैक्स हो जाएंगे। ये खड़े खड़े वाले हमारे अभ्यास ताड़ासन, ध्रुवासन, पाद हस्तासन, अर्ध चक्रासन और त्रिकोणासन, ये 5 अभ्यास हमने खड़े खड़े किए। अब हम बैठ जाएंगे, बैठ करके करने वाले अभ्यासों को हम करेंगे। सबसे पहले जिसको हम कहते हैं भद्रासन। भद्रासन में दोनों ही पैरों के तलवों को हम मिला करके बैठ जाते हैं। दोनों पैरों के तलवे जो है मिल जाते हैं, मिला करके बैठते हैं। और मिला करके बैठते हैं तो घुटनों को ज़मीन से लगाने की कोशिश करते हैं। बस हिलाने वाली जो क्रिया कई सारे लोग जो जानते हैं वो सारी की सारी तितली आसन में आती है। इसमें तो केवल घुटनों को ज़मीन से लगा दिया जाता है और वहीं रोक दिया जाता है। जंघाओं पर खिंचाव अनुभव किया जाता है। श्वासों को गहरे भरा और छोड़ा जाता है। श्वासें गहरी लंबी लेते और छोड़ते रहते हैं, लेते और छोड़ते रहते हैं। और हर बार घुटनों को और साइड से ऐसे हाथों को लगा करके यूँ दबाया जाता है जिससे कि ये और ज़मीन पर जाए और बाकी का शरीर सीधा रहे। और फिर से वापस अपने पैरों को इस प्रकार से पकड़ लिया जाता है। इसको कहते हैं भद्रासन। सिद्धम पद्मम तथा भद्रम मुक्तम वज्रम च स्वस्तिकम सिंगम च गोमुखम वीरम धनुरासनमेव च गोरक्षम पश्चिमोत्तानम उत्कटम संकटम तथा। ये बहुत सारे आसन बताए हुए हैं। मृतम गुप्तम तथा मात्स्यम मत्स्येन्द्रासनमेव च गोरक्षम पश्चिमोत्तानम उत्कटम संकटम तथा मयूरम कुक्कुटम कूर्मम तथा चोत्तान कूर्मकम उत्तान मंडूकम वृक्षम मंडूकम गरुड़म वृषम। रिलैक्स, विश्राम, वापस आ जाएंगे। अगला अभ्यास वज्रासन। वज्रासन के लिए हम बैठ जाएंगे, दाएं अथवा बाएं होकर के अपने एक स्थिति में आकर के बैठ जाएं। दोनों पैरों को इस प्रकार से हम मोड़ के बैठते हैं जो घुटने से ऐसे बैंड हो जाए और दोनों ही पैरों की एड़ियों के बीच में फासला बना करके उसके ऊपर हम बैठते हैं। और दोनों हथेलियों को घुटनों के ऊपर, जंघाओं के ऊपर हमने रखा हुआ है। कमर बिल्कुल सीधी है, दृष्टि हम सामने रख सकते हैं और चाहे तो आंखें बंद भी कर सकते हैं। भोजन के बाद किया जाने वाला एकमात्र आसन यदि कोई हो सकता है तो वो वज्रासन हो सकता है। इससे पाचन की क्रिया अच्छी हो जाती है। क्योंकि सारा रक्त का प्रवाह जो है हमारे पेट की ओर होता है, हमारे एब्डोमिनल कैविटी की तरफ होता है, तो हमारा भोजन जल्दी पचता है। दूसरी जगह कहीं पर शक्ति नहीं लगती हमारी। अब इसको थोड़ा पीछे से इसके पैरों की स्थिति हम बता रहे हैं कि कैसे हमारे पैरों की स्थिति होती है। अजमेर स्मार्ट सिटी विकास कार्यों से आना सागर का अस्तित्व खतरे में। इस विशेष खबर को पत्रकार संजय गर्ग द्वारा लाइव के माध्यम से दर्शकों को दिखाया गया कि आपके शहर का सबसे खूबसूरत जो पिकनिक स्पॉट है वह है आना सागर। इस वक्त हम आना सागर के किनारे पर खड़े हैं और जैसा कि सभी को पता है कि इन दिनों पाथवे का काम बहुत तेज़ी से किया जा रहा है और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत, रोहित जी हेलो, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ये काम किया जा रहा है। और उसको लेकर देखिए, हम तस्वीरों के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे कि आखिर आना सागर का अस्तित्व क्यों खतरे में है। ये देखिए सामने की तरफ जो आप बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, यह बाउंड्री वॉल यहाँ से सीधी स्ट्रेट आगे तक निकलती है और उसके बाद यानी ये पूरा क्षेत्र जिस वक्त इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं यह भराव क्षेत्र में आता है। लेकिन पाथवे बनाने के लिए आप देखिए यहाँ पर ये दीवार खींच दी गई है पूरी और
यह आगे तक इस दीवार को खींचा गया है। देखिए, आपको तस्वीरों के माध्यम से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर आना सागर का अस्तित्व क्यों खतरे में है और आना सागर के अंदर मिट्टी डालकर इसकी भराव क्षमता को ख़त्म किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। ये देखिए, तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं आखिर यह काम क्यों किया जा रहा है, क्यों इसकी भराव क्षेत्र को कम किया जा रहा है। यह सब लोग जानते हैं कि कुछ पूंजीपतियों को लाभ देने के उद्देश्य से इस आना सागर की भराव क्षमता को कम किया जा रहा है। ये देखिए, यह वो पुरानी बाउंड्री वॉल आपके सामने है, यह वो बाउंड्री वॉल है जिसको अब पूरी तरह से दीवार खींच के बंद कर दिया गया है। यानी ये मिट्टी, ये आना सागर जहाँ अभी हम खड़े हैं, यहाँ पर सैकड़ों टन मिट्टी को डालकर आना सागर का भराव क्षेत्र को कम किया गया है। और अभी भी देखिए आप तस्वीरों में, हम तस्वीरें आपको लगातार दिखाएंगे कि किस तरह से आना सागर के भराव क्षेत्र को कम किया जा रहा है। और सामने देखिए आप एक पानी के पाइप को आप देख सकते हैं। हम तस्वीरों के माध्यम से, चलिए एक बार आपको क्लोज करके दिखाते हैं। ये देखिए, यह पानी के ऊपर तैरता हुआ पाइप नहीं है, सीमेंटेड पाइप है। यानी इस जगह तक मिट्टी डालकर आना सागर को भरने का काम किया है। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा विशाल रक्तदान शिविर लगाया गया। स्वामी न्यूज के दर्शकों ने लाइव के माध्यम से इस पूरे शिविर को देखा। तस्वीरें आप देख सकते हैं। 100 यूनिट का जो लक्ष्य से ज़्यादा का लक्ष्य था, वो 100 यूनिट से भी ज़्यादा का इनका लक्ष्य पूरा हो चुका है। यहाँ फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो रही है और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए हुए हैं, दूरियां बनाए हुए हैं एक दूसरे से। कोरोना महामारी के इस दौर में जो है आज इतना बड़ा विशाल रक्तदान शिविर लगना बहुत सेवा का कार्य है। आप देख सकते हैं, सेवा ही कर्म है। संत निरंकारी मिशन ब्रांच अजमेर के द्वारा जो है आज ये विशाल जो है रक्तदान शिविर लगाया गया है। और एक बार बात करेंगे गुरु जी से। हाँ बताएं गुरु जी, किस तरह का जो है आज विशाल रक्तदान शिविर जो है यहाँ लगाया गया? निरंकारी मिशन का उद्देश्य है मानव को मानव हो प्यारा और माँ एक दूसरे का बने कहा। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आदेश से निरंकारी संत जन आज निरंकारी सत्संग भवन में रक्तदान शिविर लगाकर अपना रक्तदान कर रहे हैं। तमाम अपनी खुशी और श्रद्धा के साथ सारे विश्व में रक्तदान शिविर लगाए जाने का है मानव सेवा के लिए। मानवता है धर्म हमारा, हर मानव से प्यार करें। मानव है तो मानव जैसा क्यों ना हो पाए। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का कहना था, लड़ाई झगड़ा करके लोग नालियों में रक्त बहाते हैं, इसकी बजाय संत जन भक्तजन किसी को जीवन दान देने के लिए किसी के नाड़ियों में रक्त बहे तो ज़्यादा। इसलिए इस उद्देश्य से अजमेर संगंगारी सत्संग भवन में आज रक्तदान शिविर लगाया गया है, जहाँ श्रद्धालु भक्तजनों ने 100 से अधिक और 125 से अधिक आज रक्तदान किया है और ये आगे 150 से आगे बढ़कर और 200 तक पहुँच। मैं तपन दास निरंकारी तो देखिए, बहुत अच्छा एक मैसेज जो है दिया है। शहर में हो रही लगातार एटीएम से पैसों की चोरी की वारदात का खुलासा अलवर गेट थाना पुलिस ने किया। इस खबर को स्वामी न्यूज के विशेष कार्यक्रम एक सप्ताह में 8 वारदात 28 लाख की चोरी में दिखाया गया। उस गिरफ्तारी के बाद में उनसे पूछताछ की गई तो प्राइमा फेसी उन्होंने क्लॉकटोवर थाना एरिया में जो वारदात की गई है, दोनों वारदातों को कबूल किया है और अलवर गेट में जो वारदात की है उसको कबूल किया है। इसके साथ ही अन्य वारदातों के संबंध में भी इनसे खुलासे करवाए जा रहे हैं। बैंक से सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किए जा रहे हैं ताकि इनकी उन मामलों में भी भूमिका स्पष्ट की जा सके। इसके साथ ही साथ एक और टीम पैरेलल इनके साथ चल रही थी। इस संबंध में भी हमारे पास कुछ फुटेज से साक्ष्य आए हैं, उसके ऊपर अनुसंधान किया जाएगा और कुछ लोकल लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट इसके संबंध में प्रथम दृष्टया सामने आई है, उसके संबंध में भी अनुसंधान आगे किया जाएगा। क्योंकि इस तरह की बड़ी घटना थी तो एसपी साहब के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन किया गया। विशेष टीम ने इस संबंध में बहुत ही प्राथमिक रूप से बहुत अच्छे से इसमें इन्वेस्टिगेट किया और आगे तक पहुंच के इन मुलजिमों को दस्तयाब किया है। 24 घंटे के अंतर्गत ये वारदात खोलने से पुलिस ने ये प्राइमा फेसी प्रस्तुत किया है कि हम इन वारदातों के प्रति वास्तव में सजग हैं और इन सजगता के साथ में इनको खोलने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। कितने लोग हैं पूरे प्रोग्राम में?
अभी 3 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिसमें एक का नाम सलीम है और एक का नाम है शहबाज और एक का नाम है अबीद। ये एक कोई प्राइवेट टैक्सी कार वहां से लेके आए थे और उस टैक्सी कार के माध्यम से ही अपना मूवमेंट करते थे और इस मूवमेंट के बाद में वारदात करने के 1-2 दिन के अंदर ही निकल जाते थे, ताकि पुलिस मुकदमा दर्ज करे और उसके बाद की प्रक्रियाओं में जब तक समय लगे तब तक वो यहाँ से रुपोश हो जाते। अलग अलग मुकदमों में अलग अलग पेमेंट्स हैं। जैसे क्लॉक टावर में जो एक मुकदमा दर्ज किया उसमें लगभग 9 लाख रुपए, दूसरा मुकदमा है उसमें लगभग 4 लाख रुपए और अलवर गेट में जो दर्ज किया उसमें लगभग 3-4 लाख रुपए के आसपास इसका पेमेंट है। बाकी वाले मुकदमा की डिटेल प्राप्त की जा रही है और इस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है और जब भी अकाउंट फ्रीज वगैरह करवाए जाकर इनसे रिकवरी की जाएगी। उसमें और 3 लोग होने की संभावना है। प्राइमा फेसी हमारे सामने 3 लोगों के नाम आ रहे हैं। उस संबंध में अनुसंधान किया जाएगा और जो सीसीटीवी फुटेज है उनके माध्यम से पहचान करवाई जाएगी और नकदी भी बरामद की है। वो नकदी बरामद क्योंकि ये पूरा मामला एटीएम से विड्रॉ करके 10-10 हजार रुपए विड्रॉ करके वापस दूसरे खाते में डलवा दिए जाते थे, तो इनसे कैश रिकवरी किसी तरह की नहीं हुई है, लेकिन इनके अकाउंट्स में कुछ नकदी राशि है जिसको हम फ्रीज करवा रहे हैं। इस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। जब भी कोई नई चीज आती है तो आपको बताया। खाली एसबीआई बैंक के एटीएम? हाँ, मुख्यतः एसबीआई बैंक के एटीएम थे, क्योंकि बताया जा रहा है एसबीआई के लोग ये बता रहे थे कि उनकी मशीनें कुछ चेंज की और उसमें कुछ टेक्निकल चीजें चेंज हुई है, तो इस संबंध में और खुलासे किए जाएंगे क्यों एसबीआई को किया जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं एसबीआई की ऐसा प्राइमा फेसी हमारे सामने तो नहीं आया है, लेकिन आगे और चीजें क्या सामने आती है उसके बाद में बताया जाएगा। नहीं, ये बैंक से जुड़े हुए नहीं है। लगभग 21-22 साल के लड़के हरियाणा के न्यू मेवात एरिया के रहने वाले हैं और वहीं से टीम बनाकर आते हैं और टीम बनाकर अलग अलग वारदात करके वापस निकलते हैं। इस संबंध में पूछताछ की जाए। टेक्निकल जानकारी रखने वाला इनको कैसे मालूम? एटीएम मशीन में टेक्निकली आदमी है सर। इस संबंध में पूछताछ की जाएगी कि इनके साथ में और कोई इस तरह से विशेषज्ञ भी रहा है या नहीं रहा है। इससे ये ट्रेंड हुए हैं, लोगों से ट्रेनिंग प्राप्त की है, उनको अभी तक पूछताछ के अंतर्गत यहाँ के शहर के वारदातों के बारे में खुलासे हुए हैं। आइंदा और इनके 5 दिन के पीसी रिमांड के लिए प्राप्त किए गए, 5 दिन का पीसी रिमांड प्राप्त करें और उस संबंध में और आगे खुलासे किए जाए। तो ये है वो टीम है, पुलिस टीम, जिन्होंने जो है इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें। एक बार हम बता दें आपको कि ये जो कार्रवाई है, ये जो कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है बहुत ही अच्छी और जोरदार वाली कार्रवाई कहेंगे इसको, क्योंकि लगभग ये लोग जो है हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। तीनों जो आरोपी हैं और कहीं ना कहीं जो अजमेर के जो लोकल लोग हैं या लोकल चोर कह लें उनको, क्योंकि वो भी चोरी कहलाएंगे, वो भी जो है इनमें शामिल हो सकते हैं कि पुलिस उनका भी जो है पता लगा रही है। और जो है लगभग एक वारदात जो है इन्होंने अलवरगेट थाना क्षेत्र में की है, एक वारदात जो है रामगंज थाना क्षेत्र में की है, लगभग 3 वारदातें जो हैं उन्होंने कृष्णगंज थाना क्षेत्र में की है, 2 वारदातें जो हैं क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में की है और इसी तरीके से जो है लगभग 8 जो है वारदातों को इन्होंने अंजाम दिया है। और जो एसबीआई बैंक के जो एटीएम है और उसमें जो है सबसे ज्यादा इन्होंने वारदात को अंजाम दिया है। हाँ बिल्कुल दुर्गेश, एक बात और हमारे दर्शकों को आप बताइए कि अभी आपने मुकेश सोनी को सुना जो कि सीईओ थे, उनका क्या कहना था कि क्या शहर में एटीएम चोरी के अलावा क्या इन्होंने जो अन्य जगहों पर, चाहे मंदिर कह लीजिए, घर कह लीजिए, दुकान कह लीजिए, क्या वहां पर भी इन वारदातों को इन्होंने अंजाम दिया है? नहीं, मंदिर या घरों में इन्होंने अभी किसी तरह की ऐसी वारदात को अंजाम नहीं दिया। ये लोग टैक्सी जो गाड़ी का उपयोग करते हैं, ये टैक्सी लेकर आते हैं और टैक्सी में ही जो है वारदात को अंजाम देते हैं। इन्होंने फिलहाल जो है सिर्फ और सिर्फ एटीएम में ही जो है चोरी करना, एटीएमों से छेड़छाड़ करना जो है उगला है। एसबीआई बैंक के मुख्य एटीएम इसमें बताए जा रहे हैं, क्योंकि एसबीआई बैंक के जो एटीएम है, पुलिस के द्वारा जो हमें जानकारी मिली है उसमें एसबीआई बैंक के जो एटीएम है लगभग अभी नए एटीएम वो हैं जो नए मशीनें कह सकते हैं अपन एटीएम की, वो जो सभी लगभग एटीएमों में लगी हुई है। दुर्गेश, इसके अलावा एक बात और बताइए दर्शकों को कि आखिर किस तरह से इस वारदातों को ये अंजाम दिया करते थे? इनके साथ में ये लोग जो है लोकल जो टीम है
चोरी करने वालों की जो लोकल टीम है, ये उन लोगों की मदद से ही जो है वारदात को अंजाम दिया करते थे। जैसे कि रैकी करना, जो एटीएम है उस पर गार्ड का ये देखते थे पहले कब तक गार्ड रहता है, कब तक नहीं रहता है, कितना अंधेरा रहता है वहां पर। सीसीटीवी फुटेज सीसीटीवी जो फुटेज है वो खंगालने की कोशिश कर रही है पुलिस। दुर्गेश, साथ ही बताइए, ये सारे युवा हैं जो पकड़े गए हैं, क्या ये अपने शौक पूरा करने के लिए इस वारदातों को अंजाम देते थे? नहीं, अभी इस तरीके की कोई वारदात जो है, बात जो है सामने नहीं आई है कि ये अपने शौकों को पूरा करने के लिए इस तरह की अंजाम देते थे, क्योंकि इनके ऊपर भी कोई सरगना हो सकता है जो इनको टैकल करता है पूरी तरीके से। क्या इनके और भी साथी हैं अभी? हाँ बिल्कुल, इनके और भी साथी हैं, लगभग 3 से 4 साथी इनके और बताए जा रहे हैं। और लोकल मेन जो है वो लोकल, जो यहाँ के अजमेर के जो लोकल चोर है, जो लोकल है बंदे, वो इनके साथ में जुड़े हुए हैं। तब वो इनको पूरी एटीएम्स की पूरी जानकारी इनको वो ही देते थे। अच्छा, सुनसान पड़े एटीएम को ये निशाना बनाते थे, खासतौर से एसबीआई के एटीएम जहां पर गार्ड नहीं होता था। किस तरह से फिर वारदात को देने के बाद ये इनका कोई ठिकाने का पता चला जहां पर ये लोग छुपते थे? नहीं, अभी इनके ठिकानों पर जो है पुलिस लगातार दबिश दे रही है, इसलिए इनके ठिकानों को जो है पुलिस ने जागरूक नहीं किया। रातीडांग क्षेत्र में तेज सिंह गुजर के घर आधी रात को काला कोबरा सांप घुस गया, जिसे सर्वरक्षक विजय यादव द्वारा सुरक्षित पकड़कर जंगलों में छोड़ दिया गया। रातीडांग स्थित पानी की टंकी के पास रहने वाले तेज सिंह गुजर के घर में रात 11 बजे एक काला सांप घुस आया, जो कि घर की बनी नाली में घुस गया, जिससे परिवार में दहशत फैल गई। सांप को रेस्क्यू करने के लिए तेज सिंह ने सर्वरक्षक विजय यादव को कॉल किया। बताया कि नाली में सांप बैठा है और जोर जोर से फुकारे मार रहा है। घर में बुजुर्ग हैं और चल फिर नहीं सकते। स्थिति की गंभीरता को समझकर सर्वरक्षक यादव अपने साथी प्रीतम सहित रात 11-11:30 बजे तेज सिंह के घर पहुंचे और नाली में घुसे सांप को पकड़कर जंगलों में छोड़ दिया। यहाँ पर एक ब्लैक कलर का कोबरा सांप आ गया था, जिनको पूरा परिवार हमारा दहशत में हो गया था। इसके कारण हमने विजय यादव जी को बुलाया हमने, और इन्होंने हमारे यहाँ से सांप को सुरक्षित पकड़ लिया और ये लेके जा रहे हैं। इनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। पूरा परिवार अब सुख शांति से, हमारा डर खत्म हो गया। आदर्श नगर में रहने वाले एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल में गोयरा घुस गया, जिसको सर्वरक्षक विजय यादव द्वारा बड़ी ही सावधानी से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। आदर्श नगर स्थित पट्टी की टाल पर खड़ी नारायण गुजर की मोटरसाइकिल में एक गोयरा घुस गया, जिससे वहां मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। गोयरे को रेस्क्यू करने के लिए मयंक भड़ाना ने सर्वरक्षक विजय यादव को बुलाया। सर्वरक्षक यादव ने आदर्श नगर पहुंचकर सुरक्षित गोयरे को मोटरसाइकिल से बाहर निकाला और जंगल में छोड़ दिया। सर्वरक्षक यादव ने बताया कि मोटरसाइकिल जहां खड़ी हुई थी वहां आसपास काफ़ी झाड़ियां थी। संभवतः इन्हीं झाड़ियों से गोयरा मोटरसाइकिल में घुसा हो, जिसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अजमेर में ऐसा पहला ही वाक्य है जब गोयरा किसी मोटरसाइकिल में घुसा है, जबकि सांप तो अक्सर घुस जाया करते हैं। आदर्श नगर से मयंक बढ़ाना का मेरे पास कॉल आया कि एक मोटरसाइकिल के अंदर एक गोयरा घुस गया है। तो मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि एक मोटरसाइकिल थी जिसकी सीट के नीचे एक गोयरा था, जो सीट में से होता हुआ उनके एयर फिल्टर के अंदर घुस गया था। मैंने उस मोटरसाइकिल का एयर फिल्टर का हिस्सा खोला और उसमें देखा तो एक गोयरा उसमें बैठा हुआ था, जिसे मैंने सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर लिया। ये इस तरह का पहला ही वाक़या है जिसमें गोयरा किसी मोटरसाइकिल के अंदर घुसा हो। इससे पूर्व सांप तो कई बार घुसते देखे गए हैं, लेकिन गोयरे को पहली बार ही मोटरसाइकिल के अंदर मैंने देखा है और पहली बार इसका इस तरह से रेस्क्यू किया है। ये अक्सर ऐसी छुपने वाली जगहों के अंदर घुस जाते हैं जिसमें ये आसानी से सुरक्षित रूप से बैठ सकें। तो इसी प्रकार से ये गोयरा भी इसमें घुस गया था और मैंने उसे सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया। यहाँ जो लोग थे, क्योंकि गाँव के आसपास के लोग थे, वे काफ़ी डरे हुए थे, क्योंकि वो गोयरे को बहुत ही ज़्यादा जहरीला मान रहे थे कि इसकी फूंक मारने से ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो मैंने उन्हें बताया
जानकारी दी कि ये गोयरा बिना जहरीला होता है और इसकी ना फूंक से कुछ भी होता है। ऐसे में इनसे अत्यधिक भयभीत ना हुए। केवल ये सड़े गले मांस को खाता है तो इसके मुंह में बैक्टीरिया हो जाते हैं और जिसके काटने से इन्फेक्शन जरूर हो सकता है लेकिन मृत्यु नहीं हो सकती। ऐसा इन सभी लोगों को बताया तो इनका भय कम हुआ। आरएएस परीक्षा 2018 के शेष बचे हुए साक्षात्कार सोमवार 21 जून से पुनः शुरू हो रहे हैं, जो कि 13 जुलाई तक चलेंगे, जिसको लेकर आरपीएससी ने अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली है। अभ्यर्थियों को 72 घंटे पूर्व की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट अपने साथ लानी होगी। आरएएस परीक्षा 2018 में शेष रहे साक्षात्कार 21 जून से 13 जुलाई के मध्य कराए जाएंगे। कोरोना महामारी के मद्देनजर साक्षात्कार कार्यक्रम में सभी तरह की सावधानियां बरती जा रही है। हर हाल में अभ्यर्थी को 72 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लेकर आना है। 19 अप्रैल को कोरोना की वजह से ये साक्षात्कार स्थगित कर दिए गए थे। आरएएस 2018 3 से 7 मई तक के इंटरव्यू स्थगित कर दिए गए थे। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी बीमारी की वजह से आरएएस के इंटरव्यू स्थगित किए गए हो। फादर्स डे पर बीएनआई संस्था द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। शिविर में कोरोना गाइडलाइन का पूर्ण पालना की गई। रविवार को फादर्स डे के उपलक्ष्य पर बीएनआई संस्था द्वारा पंचशील स्थित ब्राविया होटल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर मित्तल अस्पताल के सहयोग से आयोजित किया गया। इस शिविर में 50 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। उक्त शिविर में कोरोना गाइडलाइन का पूर्ण पालना की गई। आज हम लोग का बीएनआई की तरफ से पूरा जो ऑर्गेनाइज हुआ ब्राविया होटल पंचशील के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप का, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा और हम लोग ने 50 यूनिट प्लस हमारा ब्लड बैंक जो सेव हुआ है वो हो सकता है कोई ज़रूरतमंदों के काम आए। और इसके लिए हमारे जो डायरेक्टर साहब रमेश जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों को इसके लिए इंस्पायर किया। और हो सकता है आने वाले समय में हम और ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग लें। और आज सारे मेंबर्स ने एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट किया और मित्तल हॉस्पिटल की बहुत मदद रही हमारे इस ब्लड बैंक को सक्सेसफुल करने में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार।